the British Parliament passed the Government of India Act 1935. It is based on the White Paper on the Indian Constitution, prepared by the British government after the Third Round Table Conference. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में से एक था। इसमें 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 10 स्केड्यूल्स थे। इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इस फेडरेशन में ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर में डायरची को लागू किया गया। सब्जेक्ट्स को फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। इस एक्ट में फेडरल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट का प्रोविजन था। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत एक कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का प्रस्ताव रखता। यह कमीशन 1927 में इस्टेब्लिश हुआ और इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय लीडर्स ने इसका विरोध किया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इंडियन लीडर्स को अपना संविधान बनाने को कहा जो सोसाइटी के सभी सेक्शन को एक्सेप्टेबल हो। फिर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की। बाद में साइमन कमीशन ने भी 1930 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इसी समय जिन्ना ने भी 14 पॉइंट्स प्रस्तुत किए जिन्हें जिन्नास 14 पॉइंट्स कहा गया। इन तीनों रिपोर्ट्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस के लिए रखा गया। इसी प्रकार 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिस्कशंस के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक वाइट पेपर प्रकाशित किया। इसी आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। 1935 एक्ट में कोई प्रीएम्बल नहीं था। आइए अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे जो ब्रिटेन से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। अब 1935 एक्ट से काउंसिल्स को एडवाइजर्स कहा जाने लगा और उनकी संख्या 15 से 6 कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नाम अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा कर दिया गया। उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम लॉरेंस डंडास था। जो दूसरा बड़ा बदलाव 1935 एक्ट से आया वो था ऑल इंडिया फेडरेशन का इंट्रोडक्शन। ऑल इंडिया फेडरेशन में सभी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, सभी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और सभी इंडियन स्टेट्स शामिल थे। ऑल इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन कंडीशनल था। वो कंडीशंस थी स्टेट्स जिन्हें 52 सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अलॉट थी वो फेडरेशन ज्वाइन करें। इन स्टेट्स की पॉपुलेशन सभी इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन की 50% होनी चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स फ्री थे कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करें या नहीं। फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था। क्योंकि ये कंडीशंस कभी पूरी ही नहीं हुई, इसीलिए फेडरेशन का गठन कभी हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं कि वाइसरॉय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1935 एक्ट से क्या चेंजेस हुए। वाइसरॉय संविधान के सेंटर थे। फेडरल सब्जेक्ट्स जो सेंटर के अंडर आते थे उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को वाइसरॉय और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल डील करती थी। रिजर्व सब्जेक्ट में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज और एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अफेयर डील होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को वाइसरॉय एडमिनिस्टर करते थे मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। इन मिनिस्टर्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर चुनती थी। ये मिनिस्टर्स सेंट्रल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब अगर लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता तो इन्हें रिजाइन करना पड़ता था।
वाइसरॉय पर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर, जिस पे वो अपने इंडिविजुअल जजमेंट का यूज़ कर सकता था। आइए अब बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की, जिसे अब फेडरल लेजिस्लेचर का नाम दे दिया गया था। तो 1919 एक्ट में हमने देखा था कि सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था, जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और एक काउंसिल ऑफ स्टेट थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स थे, जिसमें 104 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। वहीं काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे, जिसमें 33 इलेक्टेड और 27 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर में सभी मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे, प्रिंसली स्टेट से कोई मेंबर नहीं था। अब 1935 एक्ट में भी सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखा गया, जिसमें अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस था फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली में 375 मेंबर्स थे, जिसमें 125 प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होते और 250 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट होते। फेडरल असेंबली का ड्यूरेशन 5 साल का था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 260 मेंबर्स थे, जिसमें से 104 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होते और 156 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से पार्टली डायरेक्टली इलेक्ट होते। काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक परमानेंट बॉडी थी, जिसमें हर 3 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होने थे। 1935 एक्ट से प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, जमींदारों, वुमेन और लेबर्स को दिया गया। आइए अब बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की वर्किंग के बारे में। तो 1919 एक्ट में सब्जेक्ट्स 2 पार्ट में डिवाइड थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स ऑल इंडिया इंटरेस्ट में थे या जो सब्जेक्ट जिनसे पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी आती, वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स में आते थे। वहीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के लिए थे, प्रोविंसेस उन पे कानून बनाते थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और 2 भागों में बांटा गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। 1935 एक्ट से सब्जेक्ट्स 3 पार्ट में डिवाइड हुए, सेंट्रल यानी फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। फेडरल में 59 सब्जेक्ट्स थे, कॉन्करेंट में 36 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल में 54 सब्जेक्ट्स थे। 1935 एक्ट में फेडरल सब्जेक्ट्स का और डिवीजन हुआ, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में। वहीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट का डिवीजन खत्म हो गया, यानी अब डायरकी प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में कर दी गई थी। फेडरल सब्जेक्ट में जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो वाइसरॉय और मिनिस्टर्स देखते थे और रिजर्व सब्जेक्ट्स वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखते थे। फेडरल सब्जेक्ट्स पर लॉ फेडरल लेजिस्लेचर बनाती थी, वहीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर लॉ प्रोविंसेस बनाती थी और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पर फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दोनों ही लॉ बनाती थी। फेडरल असेंबली के मेंबर्स मिनिस्टर्स के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर के पास ये पावर नहीं थी। 80% बजट नॉन वोटेबल था। वाइसरॉय के पास रेसिडुअल पावर्स थी। तो रेसिडुअल सब्जेक्ट वो होते थे जो फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में नहीं आते थे। वाइसरॉय के पास लेजिस्लेशन में ये सारी पावर्स भी थी। वो ग्रांट्स में कमी कर सकता था, लेजिस्लेचर द्वारा रिजेक्टेड बिल्स को सर्टिफाई कर सकता था, ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता था, वीटो एक्सरसाइज कर सकता था। अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की। तो 1919 एक्ट में 9 जगहों पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे। प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिसमें से कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते थे। इन इलेक्टेड मेंबर्स में से कुछ को मिनिस्टर्स बना दिया जाता था। प्रोविंशियल लेवल में डायरकी थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड था। अब 1935 एक्ट से डायरकी हटा दी गई। अब डायरकी को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिप्लेस कर दिया गया था। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी बना दिया गया, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दी गई। सेंटर अब प्रोविंशियल लिस्ट में मेंशन्ड सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। प्रोविंसेस को अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के डायरेक्शन के अंडर से हटा दिया गया और स्टेट्स अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आते थे। प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स और रिसोर्सेज दे दी गई थी। अब प्रोविंसेस अपनी सिक्योरिटी पर मनी उधार ले सकता था। प्रोविंसेस अब 11 जगहों पर थी।
बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। बॉम्बे और सिंध भी अलग हो गए थे। NWFP भी प्रोविंस बन गया था। बर्मा अब अलग हो गया था। 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की वर्किंग पर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि कम्युनल बेसिस पर बनाए गए थे, अब वो ऑपरेशनल हो गए थे। सभी मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते थे। महिलाओं के वोटिंग राइट्स के अधिकार पुरुषों के बराबर हो गए थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अब एडमिनिस्टर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर्स के प्रति आंसरेबल थे और लेजिस्लेचर उन्हें वोटिंग के द्वारा हटा सकते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते थे। 40% बजट पर अभी भी लेजिस्लेचर्स वोट नहीं डाल सकते थे। अब प्रोविंसेस के गवर्नर पर बात करते हैं। गवर्नर के पास बिल से रिलेटेड पावर्स थी। वो किसी भी बिल पर एसेंट देने से मना कर सकता था, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता था और खुद के एक्ट्स बना सकता था। गवर्नर क्राउन का नॉमिनी होता था और उसके पास प्रोविंस में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की अथॉरिटी किंग से आती थी। गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स थी। गवर्नर लेजिस्लेचर्स से इनडेफिनेट टाइम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता था। अब जानते हैं 1935 एक्ट से और क्या चेंजेस हुए। 1935 एक्ट से फेडरल कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई। ये कोर्ट 2 स्टेट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए था। इस कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। ये कोर्ट 1937 में बना और इंडिपेंडेंस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट बना। रिजर्व और करेंसी को कंट्रोल करने के लिए 1935 एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन नहीं किया। प्रोविंसेस में इलेक्शन 1937 में हुए और अब ज़्यादा लोगों ने वोट दिए। 1935 एक्ट सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक था। इसमें 321 सेक्शंस थे, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स थे। इसी के साथ 1935 एक्ट का लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।